हेलो पीपल, क्या इंडिया एक डिक्टेटोरियल कंट्री बनता जा रहा है? क्या पीएम नरेंद्र मोदी एक डिक्टेटर है? क्या देश का डेमोक्रेसी खतरे में है? देश में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है। कई लोग तो ये भी ट्वीट कर रहे हैं कि इलेक्शन ईयर 2024 में अगर बीजेपी गवर्नमेंट आई तो देश खत्म हो जाएगा। आज के इस वीडियो में हमारे देश की पॉलिटिक्स, डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी के बारे में, इवन कांग्रेस का बैंक अकाउंट फ्रीज क्यों हुआ, केजरीवाल जी जेल क्यों गए, इन सब का बात डिटेल में करेंगे। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लास्ट तक देखिएगा। अगर आप लास्ट तक देखते हो तो आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचेगा। सबसे पहले समझ लेते हैं डिक्टेटरशिप होता क्या है। तो अगर देश का प्रधानमंत्री देश से जुड़े सारे छोटे बड़े फैसले खुद लेता है बिना किसी से सलाह मशवरा किए, अगर उसके खिलाफ कोई बोलता है, कोई आवाज उठाता है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है या फिर उसे गायब करवा दिया जाता है। देश का मीडिया, चाहे न्यूज चैनल हो या सोशल मीडिया हो, वो वही दिखाते हैं अपने चैनल पर जो प्रधानमंत्री चाहता है। इसके अलावा देश के नागरिक के पास प्रोटेस्ट करने का भी राइट नहीं होता है और प्रधानमंत्री चाहे तो इलेक्शन भी रुकवा सकता है। जैसे चाइना के प्रेसिडेंट इलेक्ट होते ही अनाउंस कर दिए कि 2036 तक कोई इलेक्शन नहीं होगा चाइना में। क्या इसमें से एक भी पॉइंट आपको अपने देश के लिए सही लगता है? हमारे देश में हर छोटा बड़ा फैसला हमारी मिनिस्ट्री और नीति आयोग मिलकर लेते हैं। पीएम के खिलाफ यूट्यूब पर कितने सारे लोग क्या क्या बोलते रहते हैं, फिर भी आप आज वो सुरक्षित है। इवन उन जैसे लोगों को क्रिएटर अवार्ड भी मिला, वो भी पीएम द्वारा। अभी कल ही मैंने न्यूज चैनल पर देखा, रामलीला मैदान पर सारे अपोजिशन वाले इकट्ठे होकर के एक एक करके पीएम के खिलाफ बोल रहे थे और ये देश के सारे बड़े न्यूज चैनल पर लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। हमारे नागरिक के पास प्रोटेस्ट करने का पूरा राइट है और उन्हें सम्मान भी दिया जाता है, चाहे वो किसान आंदोलन हो या फिर पेपर लीक का मामला हो। हम जम के प्रोटेस्ट करते हैं। अगर पीएम डिक्टेटरशिप चाहता और उसको ये डर होता कि इलेक्शन वो हार जाएगा तो वो इलेक्शन बंद भी करवा सकता था। पूरा राइट होता है प्रधानमंत्री के पास इलेक्शन रोकने का या पोस्टपोन करने का। अब बात करते हैं डेमोक्रेसी क्या है और क्या 2024 के इलेक्शन के बाद डेमोक्रेसी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा? डेमोक्रेसी वर्ड ग्रीक वर्ड के डेमोक्रोट वर्ड से लिया गया है। डेमो का मतलब होता है पीपल, क्रोट का मतलब होता है पावर। एक ऐसा देश जहाँ के लोगों के पास देश का प्रधानमंत्री चुनने का पावर होता है। इसके अलावा डेमोक्रेटिक कंट्री में मीडिया फ्री होनी चाहिए, अपोजिशन स्ट्रांग होना चाहिए और देश के नेताओं को पब्लिक का रिस्पेक्ट करना चाहिए। सही मायने में देश का हर एक नागरिक देश का मालिक होता है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। देश का नागरिक ही नेताओं को मौका देता है ताकि वो नेता बन करके कुछ अच्छा कार्य कर सके देश के लिए, लेकिन ज़्यादातर बार हमें निराशा ही मिलता है। खैर, कार्य की बात कर लेते हैं। बीजेपी गवर्नमेंट में पिछले 10 सालों में नेशनल हाईवे की बात करें 2015 में 97,991 किलोमीटर से बढ़कर 2022 में 1,44,634 किलोमीटर हो गई। रेल रोड की बात करें 2015 में 22,000 किलोमीटर से बढ़ के 2022 में 50,000 किलोमीटर हो गई। एयरपोर्ट्स जो 2015 में सिर्फ 74 थे और वही 2022 में 149 हो गए हैं। इसके अलावा एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी को इजी करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना, न्यू बिजनेसमैन हो या पुराने सबको कोलैटरल फ्री लोन देने का स्कीम बनाना, फार्मर्स को सब्सिडी देना। फार्मर्स के लिए यहाँ करीब 100 से भी ज़्यादा स्कीमें हैं जिससे फार्मर लाभान्वित हो रहे हैं। पीएम अंत्योदय योजना जिसके तहत फ्री राशन, पीएम मुफ्त बिजली जिसके तहत फ्री बिजली, पीएम आवास योजना जिसके अंतर्गत आपको फ्री घर मिलता है, फ्री शौचालय मिलता है। ग्लोबली इंडिया को अच्छा स्टेटस दिलाना हो, हर नागरिक को मोटिवेटेड रखना हो, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, महिला कर्मचारी हो, छोटे एंटरप्रेन्योर हो, एथलीट हो, यूट्यूब क्रिएटर्स हो, फ्री एजुकेशन, फ्री मेडिसिन, डिफेंस सेक्टर स्ट्रॉन्ग करना। इन 10 सालों में बीजेपी ने क्या क्या काम किया उसको बताने के लिए करीब 10 से 15 घंटे की वीडियो बनानी पड़ेगी। खैर, आप सोच रहे होंगे केजरीवाल ठीक इलेक्शन से पहले जेल भेज दिए गए, कांग्रेस का अकाउंट ठीक इलेक्शन से पहले फ्रीज कर दिया गया, क्या ये गलत नहीं है? बात करते हैं केजरीवाल जी के लीकर स्कैम के बारे में।
28 दिसंबर 2013 को केजरीवाल जी दिल्ली के सीएम बने। दिल्ली के लीकर साहब की हालत बहुत ज़्यादा खराब रहती थी। वहाँ पर कस्टमर को क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया जाता था। वहाँ पर दुकानों की हालत इतनी खराब रहती थी, जो हाई प्रोफाइल के कस्टमर होते थे वो अपना लीकर गुड़गांव और नोएडा से लेते थे, जिसकी वजह से दिल्ली सरकार को बहुत भारी लॉस हो रहा था। केजरीवाल इसे चेंज करना चाहते थे और दुकानें वेल स्पेसियस, वेल लीट और एयर कंडीशनर करना चाहते थे। अब केजरीवाल ऐसा इसलिए करना चाहते थे क्योंकि लीकर जैसे प्रोडक्ट पर वो भारी टैक्स लगा सकते थे, प्लस इसके लाइसेंस को सेल करके भी वो अच्छा खासा अर्निंग कर सकते थे। अब इसमें कुछ गलत भी नहीं है क्योंकि मैक्सिमम स्टेट्स ऐसे ही पैसा अर्न करती हैं। अब केजरीवाल एक नई एक्साइज पॉलिसी लाते हैं जिसमें ये दिल्ली को पूरे 32 जोन में बांट देते हैं। प्रत्येक जोन में 27 रिटेल शॉप खुल सकती है लीकर की। पूरे दिल्ली में 849 शॉप्स ओपन हो सकती हैं। अब दिल्ली गवर्नमेंट का प्लान था कि वो लाइसेंस बेच करके एक्साइज ड्यूटी जो कि मैन्युफैक्चरर देता है और वैल्यू एडेड टैक्स जो कि कंज्यूमर देता है, इन तीनों तरीके से अर्न करेंगे लीकर में। अब पूरे दिल्ली में 630 दुकानों की जगह 849 दुकानें खुल जाएंगी जो कि प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में रहेगी। दिल्ली को पूरे 32 जोन में बांटा गया था और लाइसेंस देने का तरीका था प्राइस बिडिंग। हर जोन का स्टार्टिंग प्राइस था 221 करोड़ रुपया। जो भी प्राइस बिड करता जिस जोन का, वो एक जोन में 27 रिटेल शॉप खोल सकता था। पहले दुकानें दिखती थी दिल्ली की ऐसी और अब दिख रही हैं ऐसी। बेटर कंज्यूमर एक्सपीरियंस के लिए ड्रिंकिंग एज 25 से घटा करके 21 कर दिया गया। शॉप्स को रात के 3 बजे तक खोलने के परमिशन दे दिए गए। ड्राई डे 25 से घटा करके 3 डे पर ईयर कर दिया गया। होम डिलीवरी स्टार्ट कर दी गई। सीसीटीवी कैमरा लगा दिया गया और 25% तक का डिस्काउंट दिल्ली गवर्नमेंट देने लगी। अब आपको लग रहा होगा ये सब तो सही है, दिस इज अ बिजनेस, तो ये लोग मनीष सिसोदिया जी और केजरीवाल जी जेल कैसे गए? एक्साइज पॉलिसीज इम्प्लीमेंट होने के बाद दिल्ली सरकार ने बताया कि ये बहुत तेजी से सक्सेसफुल हो रही है, पर सच्चाई कुछ और ही थी। लीकर शॉप स्कूल, रिलीजियस प्लेसेस और हॉस्पिटल के पास खोली गई थी, जिसकी वजह से पब्लिक प्रोटेस्ट करने लगी। इसके अलावा कुछ रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन आसपास लीकर शॉप खोलने पर रोक लगा रही थी। न्यू एक्साइज पॉलिसी आने के बाद दिल्ली गवर्नमेंट पर लगभग 134 लीगल केसेस फाइल किए गए। लोग ये कहने लगे न्यू एक्साइज पॉलिसी बड़े बिजनेसमैन को फेवर करती है, छोटे को नहीं। जैसे बिडिंग से पहले आपको एक नॉन रिफंडेबल फी देना पड़ता था जो कि 10 लाख रुपए का था। अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जो कि पहले 8 लाख रुपए का हुआ करता था, वो 30 करोड़ हो चुका है। और दुकान खोलने के लिए मिनिमम आपको 500 स्क्वायर फीट का बड़ा एरिया चाहिए होता था, जो कि छोटे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इसके साथ ही साथ आपको लाइसेंस फीस के साथ आपको प्री टैक्स देना पड़ता था। अब ये सब बड़े बिजनेसमैन आराम से कर सकते हैं क्योंकि उनके पास फंड ज़्यादा होता है, छोटे बिजनेसमैन नहीं कर सकते ये सब। इसके अलावा दिल्ली और गुरुग्राम के लोगों में प्राइस वॉर स्टार्ट हो गया। 40% तक का डिस्काउंट, बाय 1 गेट 1 के ऑफर्स चलने लगे, जिसकी वजह से शॉपकीपर्स कमा नहीं पा रहे थे। ऊपर से उनको टैक्स भी पहले पे करना पड़ता था, जिसकी वजह से कई शॉपकीपर्स परेशान होकर के लाइसेंस वापस कर दिए। 32 जोन में से लगभग 9 जोन पूरी तरह से खाली हो गया। 849 दुकानों में से 639 दुकानें मई 2022 में हो गई और वहीं एक मंथ बाद जुलाई 2022 में ये घटकर 464 हो गई, जिसकी वजह से दिल्ली गवर्नमेंट को करोड़ों का नुकसान हुआ। दिल्ली गवर्नमेंट पर मेजर 3 एलिगेशंस लगे, जिसमें से पहला है एडजस्टेड द पॉलिसी सो दैट गवर्नमेंट गेट लॉस, जिसमें लाइसेंस फीस वापस कर दिया गया, EMD वापस कर दिया गया कुछ लोगों की, और साथ ही साथ 50 रुपया पर बॉटल के हिसाब से लीकर की प्राइस भी कम कर दी गई कई जगहों पर। सेकेंड है एक्साइज डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग इन कार्टलाइजेशन। कार्टलाइजेशन का मतलब है एक ही ओनर तीनों काम करता है, मैन्युफैक्चरिंग भी करेगा, होलसेलिंग भी करेगा और रिटेलिंग भी करेगा, जिसकी वजह से कंज्यूमर का नुकसान होता है क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है।
तीसरा है मेड डिसीजन विदाउट गेटिंग अप्रूवल फ्रॉम द लिग्नेंट गवर्नर। एलजी से परमिशन लिए बिना ये लोग अपना डिसीजन बना रहे थे। इन सब चीज़ों का जब एलजी के किसी एक मेंबर को पता चला तो उन्होंने लेटर लिखा होम मिनिस्टर को और मांग की सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का। 31 जुलाई 2022 को केजरीवाल ने कहा हम पुरानी एक्साइज पॉलिसी को फिर से लॉन्च करेंगे और नई एक्साइज पॉलिसी को विड्रॉन कर रहे हैं। 17 अगस्त 2022 को 15 लोगों पर एफआईआर करा गया इंक्लूडिंग मनीष सिसोदिया। 2 दिन बाद ही सीबीआई ने रेड की 31 जगहों पर इंक्लूडिंग मनीष सिसोदियाज हाउस एंड मनीष सिसोदियाज बैंक लॉकर। इतना कुछ करने के बाद सीबीआई को आम आदमी पार्टी के खिलाफ कुछ भी नहीं मिला तो केस ट्रांसफर होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास, क्योंकि फाइनेंशियल इनरेगुलरिटी का केस था ये। ईडी ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी वाया पीएमएलए एक्ट, प्रिवेंशन अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अब आम आदमी पार्टी से जुड़े कई लोग अरेस्ट होते हैं। विजय नायर कम्युनिकेशन इंचार्ज थे वो, समीर महदेव, कोची बाबू, अभिषेक बैनपली की एक कविता। और फाइनली 23 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया भी अरेस्ट कर लिए जाते हैं। ईडी ने आरोप लगाया मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल मिल करके एक्साइज पॉलिसी में चेंजेस करे साउथ ग्रुप के फेवर में, जिसकी वजह से उनको 100 करोड़ रुपए मिले। अब ईडी ने पूछताछ करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी को भी समन्स भेजने लगी। एक के बाद एक करीब 9 समन भेजे गए और अरविंद केजरीवाल जी सारे एक एक करके ठुकराते गए। बाय द परमिशन ऑफ हाई कोर्ट ईडी 10 समन के साथ 21 मार्च 2024 को रात 9 बजे अरविंद केजरीवाल जी के घर पहुंचती है और उन्हें अरेस्ट कर लेती है। ईडी कहती है उनके पास सीरियस एविडेंस है जहां पर अरविंद केजरीवाल के कविता से 100 करोड़ रुपया लिए और जिसके बदले में उन्होंने एक्साइज पॉलिसी में काफ़ी ज़्यादा चेंज किए कविता के फेवर में, जिसमें बोन सेल का प्राइस 5% से हटा करके 12% कर दिया गया, जिसकी वजह से की कविता और उनकी ग्रुप को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। आम आदमी पार्टी कहती है अगर हमने 100 करोड़ रुपए का रिश्वत लिया तो वो पैसा कहाँ पर है। इसके जवाब में ईडी कहती है कि आम आदमी पार्टी उन 100 करोड़ रुपए को गोवा और पंजाब की इलेक्शन में यूज किया। ईडी ने ये जो भी एलिगेशंस लगाया है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, ईडी कहती है कि उसके पास सीरियस एविडेंस है इस एलिगेशन के पीछे, जैसे व्हाट्सएप चैट, कॉल रिकॉर्डिंग्स, वीडियो कॉल आदि। अब बात करते हैं पीएमएलए एक्ट के बारे में, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। करीब 2 साल पहले नरेंद्र मोदी जी पीएमएलए एक्ट में चेंज किए और इसमें हुआ कि यू आर गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। बाकी आपके ऊपर मर्डर तक का भी अगर चार्ज लगता है तो उसमें रहता है यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन द गिल्टी। बट पीएमएलए एक्ट में आप पहले दोषी हो जाते हो, आपको खुद अपना इनोसेंस प्रूव करना होता है। मनीष सिसोदिया जी और केजरीवाल जी पीएमएलए एक्ट के तहत ही अंदर गए हैं, जिसमें बेल मिलना बहुत मुश्किल है। कांग्रेस का बैंक अकाउंट फ्रीज क्यों हुआ, इसकी बात करें तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहती है लगभग 200 करोड़ रुपए कांग्रेस के अकाउंट में कहां से आया इसका कोई पता नहीं है। कांग्रेस से पूछताछ करने पर भी इसका कोई एविडेंस नहीं मिल रहा है। कांग्रेस जब तक इन पैसों का डिटेल नहीं दे देती तब तक उसका अकाउंट फ्रीज रहेगा और जैसे ही दे देती है तो अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। इसके साथ ही साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स ना पे करने की वजह से, टैक्स में छेड़खानी करने की वजह से लगभग 1800 करोड़ रुपए तक का चार्ज लगाया है, फाइन लगाया है कांग्रेस के ऊपर। देखिए, देश के एक नागरिक होने के नाते हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम देश के सारे पॉलिटिकल पार्टी को अच्छे से ऑब्जर्व करें। हर पार्टी का प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट होता है जिसको हमें ऑब्जर्व करनी है। अगर हम बीजेपी गवर्नमेंट की ही बात करें तो बीजेपी गवर्नमेंट ज़्यादातर एमपीज और एमएलए खरीदती है। इसके अलावा कितना भी करप्ट नेता हो, अगर वो बीजेपी ज्वाइन कर लिया तो वो एकदम साफ हो जाता है, उसके ऊपर चल रहे सारे केसेस बंद कर दिए जाते हैं। जैसे कि पी शरद रेड्डी, इनके ऊपर पीएमएलए का ही केस चल रहा था।
10 नवंबर को ये अरेस्ट होते हैं और जैसे ये 15 नवंबर को 5 करोड़ रुपए का बीजेपी गवर्नमेंट का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लेते हैं, वैसे ही ये 15 नवंबर को बाइज्जत बरी हो जाते हैं और टोटल इन्होंने 55 करोड़ रुपए का घूस दिया है बीजेपी को। ये वही पीएमएलए एक्ट का केस है जो मनीष सिसोदिया पर लगा था, जिसका कोई प्रूफ नहीं था, फिर भी मनीष सिसोदिया आज भी जेल में है। आपने सुना होगा अभी कुछ दिन पहले ओलंपिक मेडलिस्ट रेसलर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे और बीजेपी नेता ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर आरोप था सेक्सुअल हरासमेंट और रेप की, लेकिन इतनी बड़ी बात को टाल दिया गया और ब्रिजभूषण एक भी दिन के लिए जेल नहीं गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बीजेपी पार्टी से बिलोंग करता था। बीजेपी गवर्नमेंट में ईडी और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियां एक्टिव तो बहुत हुई, लेकिन 98% अपोजिशन के लिए। बीजेपी का ये तरीका तो साफ दिख रहा है कि वो अपोजिशन को खत्म करना चाहते हैं। वीडियो का अंत कुछ सवालों के साथ होगा। पहला सवाल, केजरीवाल जी एक भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाना चाहते थे और वो प्रिटेंड करते थे कि वो बहुत ही अच्छे नेता हैं, तो 100 करोड़ का घोटाला कैसे हो गया? कांग्रेस क्यों टैक्सेशन का डिटेल आईटी डिपार्टमेंट को नहीं दे रही है? ठीक इलेक्शन से पहले अरविंद केजरीवाल जेल चले जाते हैं और कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। ये आगे और पीछे भी हो सकता है। अगर ये ठीक इलेक्शन के पहले हुआ है तो इसमें सिर्फ बीजेपी का हाथ ही दिख रहा है। क्यों सारे करप्ट नेता अगर बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, सारे करप्ट बिजनेसमैन अगर इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लेते हैं, तो उनके ऊपर चल रहे सारे केसेस बंद हो जाते हैं। अगर हम मोदी जी को हटाना भी चाहें तो क्या हमारे पास देश का प्रधानमंत्री बनने लायक मोदी जी जैसा इन्फ्लुएंसिंग नेचर, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मैटर को इजीली सॉल्व करने वाला नेचर का कोई नेता है विपक्ष में? राहुल गांधी जी को देखो तो वो इमेच्योर लगते हैं, केजरीवाल जी थोड़े मेच्योर लगते हैं, लेकिन वो पीएम पद के लिए लड़ना नहीं चाहते। विपक्ष गठबंधन करके सरकार बनाना चाहती है, तो सरकार बनने के बाद कौन हमारा प्रधानमंत्री होगा, कौन हमारा होम मिनिस्टर होगा, ये हमें इलेक्शन से पहले कैसे पता चलेगा? तभी तो हम डिसाइड करके एक बेटर डिसीजन ले सकते हैं। आप अपना राय कमेंट जरूर करिएगा। स्टे क्यूरियस।